गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम रुचिका एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया देन प्लीज गो एंड चेक इट आउट सो दैट यू कैन गेट अ बेटर एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, जो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी यूजिंग डेटा एंड इज देयरफॉर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स। तो ये फैक्चुअल बेस्ड होता है, ये डेटा को अकाउंट में लेके कोई कंक्लूजन ड्रॉ करता है, क्योंकि हमारे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो भी काफी एक्यूरेट होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा को कंसिडर किया है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। Normative economics, on the other hand, studies any economic activity with or without testing facts and is mostly based on opinions and values. तो यहाँ पे फैक्ट्स या डेटा की कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे इट इज जस्ट ओपिनियंस एंड वैल्यूज। अब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन, सबकी ओपिनियन अलग अलग होती है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सबकी ओपिनियंस को अकाउंट में लेके कंक्लूजन फॉर्म करता है इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन फैक्ट्स एंड डेटा। सो ये एक डिजायरेबल सिचुएशन, एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन के बारे में हमको बताता है कि अगर हम ये करते तो ऐसा होता है, या फिर ये किया जा सकता है फॉर इम्प्रूविंग द इकोनॉमी, या फिर ये किया जा सकता है फॉर इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ समथिंग। सो ये एक डिजायरेबल सिचुएशन है, ये हमें ये नहीं बताता कि अभी क्या हो रहा है, इंस्टेड ये बताता है कि ये हो सकता है या फिर ये किया जा सकता है। ओके, सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज टेलिंग अस व्हाट इज हैपनिंग एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज डेस्क्रिप्टिव इन नेचर। डेस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है? ये फैक्ट्स एंड डेटा पे बेस्ड है, तो ये हमको इजीली बताता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स की व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द इकोनॉमी। हम लोग इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज या फिर कोई भी पॉलिसी का इम्पैक्ट कैसा है, उसका ग्रोथ कैसा है, या फिर हम लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं कि वहां पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं या फिर इसका मोटिव क्या है। ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज पर्सपेक्टिव इन नेचर। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? परसेप्शन। मैंने पहले बोला कि यहाँ पे ओपिनियंस एंड वैल्यूज बेस्ड है, तो हम लोग अपना परसेप्शन रखते हैं। यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सबके परसेप्शन को अकाउंट में लिया जाता है, यहाँ पे हम लोग कोई फैक्ट्स को कंसिडर नहीं करें। ये जस्ट मेरा एक ओपिनियन है, मेरा एक परसेप्शन है, मेरा एक सजेशन है कि अगर हम लोग ये करते तो मे बी ये बेटर होता। ओके, एग्जाम्पल, the imbalance between demand and supply causes unemployment. Imbalance between demand and supply causes unemployment. अब unemployment के काफी सारे reasons होते हैं, लेकिन जो basic reason है वो है the mismatch between demand and supply of labor. So ये भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक fact based result है, क्योंकि हम लोग इसको डेटा के अकॉर्डिंगली टेस्ट करके प्रूव कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब डिमांड एंड सप्लाई मैच नहीं होती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एग्जाम्पल इन नॉर्मेटिव इज मिनिमम वेजेस शुड बी रिड्यूस टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट। मिनिमम वेजेस जो है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक वेजेस फिक्स की जाती है, मिनिमम वेज, अगर उसको रिड्यूस कर देंगे हम लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हो सकती है। तो ये मेरा एक ओपिनियन नहीं, जस्ट मेरा एक सजेशन है, मैं इसको प्रूव नहीं कर सकती कि हाँ अगर ये करके देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली फॉल करेगा। दिस इज जस्ट माई ओपिनियन जो मैं दे रही हूँ, बट यहाँ का जो केस था, यहाँ पे ये प्रूव किया जा सकता है क्योंकि ये डेटा बेस्ड है। So this is the difference between positive and normative economics. Now we'll study about production possibility curve (PPC). Production possibility curve (PPC) is also known as production possibility frontier (PPF) और transformation curve। तो इन तीनों टर्म्स की मीनिंग सेम है। एग्जाम में आपको कोई भी टर्म दे तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, they all are the same. So the definition is the curve showing all the possible combinations of two goods that can be produced by the economy taking into account the available resources and technology। ठीक है, तो पीपीसी क्या है? पीपीसी इज बेसिकली अ कर्व जो हमें सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स दिखाता है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एट अ टाइम, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिसोर्सेज इकोनॉमी में फिक्स्ड होते हैं एंड टेक्नोलॉजी भी होती है इकोनॉमी के पास। तो जब हम इन दोनों का यूज करके कोई भी चीज का प्रोडक्शन कैरी आउट करते हैं, तो हम लोग किस अमाउंट में वो प्रोडक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, हम कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कवर्ड बाई पीपीसी। ठीक है, सो अजम्पशन क्या है? अजम्पशन है रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, रिसोर्सेज आर फिक्स, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी को हमने फिक्स रखा है। रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं हो रही है एंड रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज हमेशा फिक्स रहते हैं, तो ये अजम्पशन यहाँ पे भी है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टडी द कर्व। हम लोग ने यहाँ पे स्टैंडर्ड एग्जांपल लिया है गन्स एंड बटर का। सो ये कर्व जो है ये शो कर रहा है गन्स एंड बटर, टू गुड्स है जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे क्या हो रहा है? पॉइंट ए में 15 यूनिट्स ऑफ गन्स आर प्रोड्यूस, लेकिन 0 यूनिट्स ऑफ बटर इज प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे इकोनॉमी ने सारे रिसोर्सेज लगा दिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गन्स, तो कोई रिसोर्स बची नहीं है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बटर।
ठीक है। सिमिलरली एट द एक्सट्रीम पॉइंट एफ खाली बटर प्रोड्यूस हो रहा है बट गन्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे क्योंकि हमने यहाँ पे रिसोर्सेज सारे बटर के प्रोडक्शन में लगा दिए हैं एंड सो रिसोर्सेज बचे ही नहीं है जिससे हम गन्स प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात होती है तो एक्सट्रीम पॉइंट्स में हमेशा एक ही गुड की प्रोडक्शन होती है क्योंकि वहाँ पे सारे रिसोर्सेज उसके ही प्रोडक्शन में एम्प्लॉय हो जा रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर पॉइंट्स सच एज बी सी डी ई। बी सी डी ई में क्या हो रहा है, बी सी डी ई में हमने रिसोर्सेज को डिवाइड कर लिया है ताकि हम लोग दोनों गुड्स को साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो जब हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया है तो हमने थोड़े रिसोर्सेज गन्स के प्रोडक्शन में लगा दिए हैं, थोड़े रिसोर्सेज बटर के प्रोडक्शन में। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमें दोनों गुड्स की सप्लाई मिल रही है। सो हम लोग यहाँ पे दोनों गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये कर्व क्या कर रहे हैं, कर्व हमें बता रहे हैं कि कितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस। तो बी पे 14 यूनिट्स ऑफ गन्स इज प्रोड्यूस एंड 1 यूनिट ऑफ बटर इज प्रोड्यूस। सिमिलरली एट सी 12 एंड 2। तो ऐसे करके हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम लोग रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली डिवाइड करके चलेंगे। ठीक है, फीचर्स क्या है, फीचर्स इज स्लोप्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द राइट एंड कॉन्केव फ्रॉम द ओरिजिन। स्लोप्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द राइट मतलब वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और टुवर्ड्स द राइट। टुवर्ड्स द राइट क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि हमें हमेशा कोई एक चीज को लेने के लिए दूसरी चीज को चुनना होता है। देयर इज ऑलवेज अ चॉइस इन्वॉल्व। ठीक है, तो अगर हमें गन्स का प्रोडक्शन कम करते हैं हम लोग तो यहाँ पे बटर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो अगर हमें एक एडिशनल यूनिट ऑफ बटर चाहिए तो हमें गन्स का प्रोडक्शन कम करना होगा एंड अगर हमें गन भी एडिशनल यूनिट चाहिए तो हमें बटर का भी प्रोडक्शन करना होगा, कम करना होगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज रिसोर्सेज आर इन अ फिक्स्ड अमाउंट। सो वही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि आपको एक चीज के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, कॉन्केव फ्रॉम द ओरिजिन, ये वाली शेप को कॉन्केव शेप बोलते हैं। कॉन्केव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि जब हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहे हैं तो हमें सिर्फ एक यूनिट ऑफ गन को छोड़ना पड़ रहा है फॉर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ बटर। लेकिन जब हम पॉइंट बी से सी में जा रहे हैं यहाँ पे वी आर लूजिंग 2 यूनिट्स ऑफ गन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बटर। तो ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ये जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है टुवर्ड्स द राइट एंड इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं आपको ये अच्छे से बताती हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। ठीक है, सो लाइफ में हम हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ना एक चॉइस लेते हैं। हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं लेकिन हमें एक सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, सपोज डिनर में मम्मी ने कुछ अच्छा बनाया है, मम्मी इज गिविंग अस 2 ऑप्शंस कि ये बना लीजिए और ये बना लीजिए, लेकिन दोनों फेवरेट है तो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम लोग कौन सा खाएंगे। ऐसे ही अगर हमारा सपोज एक हेक्टिक डे है लेकिन हमें 2 आवर्स की ब्रेक मिली है, उस 2 आवर्स की ब्रेक में हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। वी कैन रीड अ बुक, वी कैन गो आउट फॉर वॉक, वी कैन डांस, वी कैन डू एनीथिंग। सो वहाँ पे हमें एक चॉइस बनाना पड़ रहा है, एक चॉइस को कंसिडर करना पड़ रहा है कि हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना है। अगर हम वॉक के लिए चले गए तो वी डोंट हैव एनी टाइम फॉर डांस। अगर हमने बुक रीडिंग की तो हम वापस कोई टाइम नहीं मिल रहा दूसरे एक्टिविटी के लिए। सो देयर इज ऑलवेज अ चॉइस इन्वॉल्व। तो अगर सपोज हम वॉकिंग के लिए चले गए तो हमारे पास डांस के लिए कोई टाइम नहीं है लेकिन हमको पता है कि डांस इज ऑल्सो माई फेवरेट हॉबी। सो देयर इज ऑलवेज अ चॉइस इन्वॉल्व, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच वी हैव टू फॉरवर्ड टू मेक अ चॉइस। ठीक है, सो अगर आपने वॉकिंग की है तो आपको डांस को छोड़ना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप and also do not forget to subscribe and hit the bell icon. See you soon. Happy learning.